हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीन ओनील की नॉवल हैरी एप के बारे में। दोस्तों, यूजीन एक अमेरिकन प्लेराइट और एक नोबल पर्सन रहे हैं लिटरेचर के अंदर। उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट दिया है अमेरिकन थिएटर को। द हैरी एप उनका एक फेमस प्ले रहा है जो कि उन्होंने लिखा था 1922 में। ये प्ले फोकस करता है एक लेबर पे जिसका नाम है यांग, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी खुद की आइडेंटिटी और जगह बनाने में इस सोसाइटी के अंदर। ये प्ले के थीम्स हैं क्लास एलियनेशन, सर्च फॉर मीनिंग इन रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग वर्ल्ड। ये प्ले जाना जाता है अपने एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल के लिए और अपने क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल क्लास डिवीजन के लिए। दोस्तों, प्ले की कहानी समझने से पहले हम प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में और भी कोई कहानी है, ड्रामा, पोएम है जिसका आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको किसी भी ड्रामा के कैरेक्टर का एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। चलिए अब इस कहानी के मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टर है यांग, जिसका नाम है रॉबर्ट स्मिथ, लेकिन उसको यांग भी बोला गया है इस कहानी में, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर है, जो कि एक लेबर है जिसकी जर्नी क्लास स्ट्रगल और आइडेंटिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक प्राउड वर्कर से एक डिल्यूशमेंट आदमी तक का है। यांग दोस्तों वर्किंग क्लास के एलियनेशन का सिंबल भी है कि जो सोसाइटी है वो क्लासेस में डिवाइडेड है। कहानी में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल हायरार्की कंट्रीब्यूट करती है फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन और आइसोलेशन को। इस कहानी का नेक्स्ट कैरेक्टर है मिल्ड्रेड डॉगलस, जो कि एक अपर क्लास वुमेन है, जो कि वेल्दी है, एलाइट है, मतलब कि काफ़ी अमीर है। इसका एक अच्छा सोशल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर। मिल्ड्रेड का एनकाउंटर होता है यांग के साथ। उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को शुरू करता है और क्लासेस के बीच के डिवाइड को सिंबलाइज करता है उन दोनों की मुलाकात। नेक्स्ट कैरेक्टर है पैडी, जो कि एक बूढ़ा लेबर है। पैडी पास्ट के बारे में सोचता है और वर्क की चेंजिंग नेचर को दिखाता है। वो पास्ट की वॉइस की तरह यहाँ पे काम करता है। पास्ट के एक्सपीरियंस पैडी के थ्रू शो होते हैं इस कहानी में। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉन्ग, जो कि एक ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्कर है, जो यांग से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे वो बिलोंगिंग नहीं दे पाता जो वो चाहता है। के अलावा दोस्तों इस कहानी में है एनरक्राइस्ट, जो कि एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रेजेंट करता है, लेकिन अल्टीमेटली यांग को रिजेक्ट कर देता है, जो उसकी आइसोलेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो बेसिकली आपने कैरेक्टर्स को समझ लिया है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मेन कैरेक्टर यांग है, उसकी मुलाकात एक मिल्ड्रेड नाम की औरत से होती है जो अपर क्लास की है। पैडी एक बुरा वर्कर है, लॉन्ग इंटेलेक्चुअल वर्कर है, और उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं सबकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है, लेकिन वो यांग को रिजेक्ट कर देते हैं उसकी क्लास की वजह से। तो जो यांग का अकेलापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो कहानी है वो एक ग्रुप के कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, खास तौर पर यांग के। प्ले की शुरुआत होती है एक ट्रांस अटलांटिक ओशन लिनर के होल्ड में, मतलब एक ऐसा हिस्सा जो शिप के अंदर होता है जहां कार्गो या लेबर्स काम करते हैं। ये स्पेस आमतौर पर डार्क और क्रैम्प्ड होती है जहां वर्कर्स को लेबर करनी पड़ती है। तो जो प्ले की सेटिंग है वो ट्रांस अटलांटिक ओशन लिनर के होल्ड में है, जहाँ कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं। ये सेटिंग उनके काम के भयानक और ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट को दिखाती है, जहाँ ये लोग मेहनत करते हैं कुछ छोटे से वेजेस के लिए। लोगों को थोड़े से पैसे मिलते हैं
वो भी ऐसी जगह काम करने के लिए। यांग जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसको एक रफ और टफ लेबर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और काम के प्रति डेडिकेशन पर प्राउड फील करता है। दूसरे वर्कर्स जैसे पैडी, एक ओल्डर डॉक वर्कर, और लॉन्ग, एक ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्कर, यांग के कॉन्ट्रास्ट में है। मतलब एक तरफ तो है यांग जो कि स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, दूसरी तरफ है एक पैडी नाम का इंसान जो कि बूढ़ा है, और लॉन्ग जो कि दिमाग से तेज है। तो इन सबको कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है यांग के, कि अपनी स्ट्रेंथ से खुश है। पहले सीन में वर्कर्स बैंटर करते हैं, मतलब कि हंसी मजाक करते हैं, जो दोस्ती और भाईचारा को दिखाता है वर्किंग क्लास के लोगों के बीच में। वहीं पे जो पैडी है वो पुराने सेलिंग शिप्स के दिनों को याद करता है, और ये अब के मैकेनिस्ट दुनिया के साथ कॉन्ट्रास्ट है। कैरेक्टर्स अपने लेबर पर गर्व करते हैं और अपने सोसाइटल पोजीशन पे फ्रस्ट्रेटेड हैं। यांग की कॉन्फिडेंस चमकती है क्योंकि वो मानता है कि वो शिप के ऑपरेशन और वेल्दी पैसेंजर की सक्सेस के लिए एसेंशियल है, जो उनकी कंफर्ट के लिए ऊपर सफ़र करता है। दूसरे सीन में ओशियन लिनर के ऊपर डेक पर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां एक वेल्दी वुमेन है जिसका नाम है मिल्ड्रेड डॉगलस, और उसके बाकी के दोस्त भी हैं जिनको लग्जरियस सराउंडिंग के बीच में दिखाया गया है, जो कि इंजॉय कर रहे हैं। मिल्ड्रेड अपर क्लास का सिंबल है, जो अपनी वेल्थ और सोशल प्रिविलेज से कैरेक्टराइज्ड है। उसका यांग से मिलना प्ले का इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बन जाता है जब वो लेबर्स के एरिया में उतरती है। वो शुरू में क्यूरियस होती है, लेकिन जल्दी ही लेबर्स की रॉनेस, खास तौर पर यांग से डर जाती है। ये मूवमेंट दो क्लासेस के बीच की स्ट्राक को डिवाइड करता है, दो क्लासेस को डिवाइड करता है। मिल्ड्रेड का यांग को हेरी ऐप कहना उसके लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट बन जाता है, जो उसमें एलियनेशन का एहसास दिलाता है और यांग की आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना है कि यांग एक शिप में काम करता है, जिसमें वो कार्गो हिस्से में, जहाँ कार्गो रखा जाता है, वहाँ पर रहता है बाकी वर्कर्स के साथ, बाकी लेबर्स के साथ, जहाँ पे वो काम करते हैं थोड़े से पैसों के लिए। तो यांग को इस कहानी में एज अ फिजिकली स्ट्रांग दिखाया गया है। तो पहले सीन में तो हर कोई हंसी मजाक कर रहा था, जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, वो हंसी मजाक कर रहे थे। दूसरे सीन में जो मिल्ड्रेड है, जो एक रिच वुमेन है, वो नीचे उतर आती है और यांग को देखकर हेरी ऐप बोलती है, जिसकी वजह से यांग अपनी आइडेंटिटी पे सवाल उठाता है। अब आगे तीसरे सीन में यांग सोचता है कि जब उसकी मुलाकात मिल्ड्रेड के साथ हुई थी, जो उसने इतना लैक ऑफ रिस्पेक्ट भरा हुआ वर्ड बोला था, के बारे में वो सोचने लग जाता है और उस पर गौर करता है। वो क्लास और आइडेंटिटी के आइडिया से ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो गुस्से में भी है और वो कंफ्यूज स्टेट में भी है। यांग ये सोचता है कि वो सिर्फ एक लेबर नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसके पास इमोशंस और एस्पिरेशन है। वो मानते हैं कि वो शिप का एक इम्पॉर्टेंट वर्कर है, क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है और वो शिप को ऑपरेट भी कर सकता है। तो ये रियलाइजेशन उसको एक वैलिडेशन और रिकग्नाइजेशन की तलाश पर ले जाता है अपर क्लास से, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन शॉर्ट, इस सीन में यांग सोचता है कि वो जो वुमेन है जिसने इतना भद्दा, इतना लैक ऑफ रिस्पेक्ट से भरा हुआ वर्ड मुझे बोल दिया, हेरी ऐप बोल दिया, को सोच के यांग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी है और गुस्से में भी है। वो बोलता है कि मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ फिजिकली, मैं तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ इस शिप के अंदर, मेरे ज़रिए तो ये शिप ऑपरेट हो रहा है,
तो वो लग जाता है प्रूव करने के लिए कि वो भी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चौथे सीन में यांग एक बार में कुछ एक ग्रुप से मिलता है जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। लोगों की आइडियोलॉजीज क्लैश होती है। यांग उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि यहाँ से उसे बिलोंगिंग का एहसास होगा। उसको लगता है कि वो वुमेन गलत है, ये लोग तो मुझे अपना ही लेंगे। लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज को समझने में स्ट्रगल करता है और वो आखिर में उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके पास एक ब्रूट फोर्स और इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी थी। वो इतना समझदार नहीं था, उस पर इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो उन लोगों से डील कर पाए या उन लोगों की आइडियोलॉजीज़ को समझ पाए। ये एनकाउंटर यांग की किसी भी ग्रुप से जुड़ने की इन एबिलिटी को हाईलाइट करता है, जो उसकी आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देते हैं। पहले ही उस वुमेन ने उसको बुरा भला कह दिया, उसके बाद वो जो ग्रुप से मिलने गया तो वो उन लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम हमारे साथ रह सको। वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अब उसे अकेला फील हो रहा है। इसके बाद यांग स्ट्रेंथ और पावर के आइडिया का सामना करता है जब वो अपने आप को दुनिया में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार हर कोई उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। वो कुछ वेल्दी लोगों से मिलता है जो उसका मजाक उड़ाते हैं, जो उसकी एलियनेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ। ये सीन दिखाता है कि उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है सोसाइटी में रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस नहीं देती है, जो इंटेलेक्ट और सोशल स्टेटस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। यांग का ये रियलाइजेशन उसकी पावर उसे रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस नहीं देती, उसको एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस की ओर ले जाती है। उसको कंफ्यूजन, होपलेसनेस की ओर ले जाती है। उसको नहीं पता होता कि उसका पर्पस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है। अब इस सीन में, नेक्स्ट सीन में यांग के मैडनेस को दिखाया जाता है। वो अपने आप को, अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो रहा है। वो ओशियन लाइनर पर वापस आता है जहां वो मिल्ड्रेड से सामना करता है, जो उसके इस कंफ्यूजन, इस एंजाइटी, इस डिस्ट्रेस का रीज़न रही है। गुस्से में वो उस पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि अगर वो सिर्फ उसे समझा सके तो वो दुनिया में अपनी जगह पा लेगा। लेकिन ये मुलाकात भी उसको और ज़्यादा धकेल देती है रिजेक्शन और दुखों के ऊपर। दोस्तों, अब यांग की मेंटल स्टेट और भी ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है जब वो हेरी एप होने के कॉन्सेप्ट का सामना करता है। वो अपने प्राइमरी एस्पेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है, सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन को रिजेक्ट करते हुए। मतलब कि ये जो वर्ड उसको बोला गया है, हेरी ऐप, इसकी वजह से वो अपने आप पर सवाल उठाने लगता है क्योंकि लोग उसको वैसे भी रिजेक्ट कर रहे हैं उसकी क्लास की वजह से, या उसके पास जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ नहीं है उसकी वजह से। को लगता है यही उसकी आइडेंटिटी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ह्यूमैनिटी से अल्टीमेट एलियनेशन का सिंबल बन जाता है। यहाँ पे जू में एक गोरिल्ला के साथ उसकी मुलाकात उसकी इंटरनल स्ट्रगल के लिए एक मेटाफोर बन जाता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि वो अब अपने आसपास की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। उसे लगता है कि वो एक बीस्ट बन गया है, एक ऐसी सोसाइटी में ट्रैप्ड है जो उसकी ह्यूमैनिटी को एक्नॉलेज नहीं करती। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में यांग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपने आप पे प्राउड फील करता था, अपनी फिजिकल बॉडी पे प्राउड फील करता था, अपनी स्ट्रेंथ पे प्राउड फील करता था। को लगता था कि ये शिप वही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक औरत के कमेंट की वजह से उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसने वो खो दी। उसने कोशिश करी कि बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करें ताकि वो उस वुमेन को गलत साबित कर पाए, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हर किसी ने उसको बस रिजेक्शन ही दी थी।
उसको लगा कि फिजिकली स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है, लोगों को इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ चाहिए, लोगों को एक क्लास चाहिए, तभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यांग की जर्नी को एक ट्रेजिक कॉन्क्लूजन पर ले जाती है। वो अपने फेलो लेबर्स के बीच एम्पैथी और एक्सेप्टेंस पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिजेक्शन और रिडिकुलर का सामना करना पड़ता है। अपने आखिरी मोमेंट्स पे यांग ये रियलाइज़ करता है कि वो उस क्लास सिस्टम से बच नहीं सकता जो उसकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। प्ले यांग के ट्रेजिक एक्सेप्टेंस के साथ ख़त्म होता है जब वो उस रियलिटी का सामना करता है कि वो अपर क्लास और अपने अपने काइंड दोनों के लिए एक स्ट्रेंजर बन चुका है। तो यही थी कहानी हेरी एप की। आई होप आपको कहानी समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।